हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जितेंद्र आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसमें कुल हमने 10 वीडियो कवर किए हैं और भी वीडियो अगर बनते हैं तो हम इसमें कवर करेंगे, परंतु आज का टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। भारत में राष्ट्रवाद का उदय यूरोपीय राष्ट्रवाद के साथ हुआ था। जैसा कि हम जानते हैं कि जो भारत का जो राष्ट्रवाद है वह यूरोपीय राष्ट्रवाद के साथ ही हुआ था। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के तौर पर फ्रांस की क्रांति, इटली की क्रांति और जर्मनी क्रांति हुई थी। उसके साथ ही भारत में भी पैरेलल जो है क्रांतियाँ चल रही थी, राष्ट्रवाद की भावनाएं जागृत हो रही थी। राष्ट्रवाद एकता की भावना है। जैसा कि जानते हैं कि राष्ट्रवाद जो है एक एकता की भावना है, लोग एक सूत्र में पिरो जाते हैं, जो ऐतिहासिक, धार्मिक और संस्कृति पर आधारित होती है। तो जो राष्ट्रवाद की भावना है वह ऐतिहासिक, धार्मिक और संस्कृति पर आधारित होती है, परंपराओं पर आधारित हो सकती है। जैसा कि भारत में इस समय धार्मिक राष्ट्रवाद जो है प्रेरित हो रहा है, खासतौर पर भारत जो है कि हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसरित है। इस भावना से जो प्रेरणा मिलती है वो ज़रूर अपनी एक अलग पहचान बनाता है। तो इन तीनों से ऐतिहासिक, धार्मिक और संस्कृति पर आधारित जो राष्ट्रवाद की भावनाएं होती हैं, यह एक अलग पहचान बनाता है। विश्व में एक अलग ही इसकी एक पहचान बनती है कि फला देश जो है संस्कृति के मामले में या फिर धर्म के आधार पर या फिर संस्कृति के मामले में या फिर अन्य कारणों से जो है अलग पहचान बनाता है। भारत में राष्ट्रवाद से हमें बहुत सारी बातों के बारे में पता चलता है। तो बहुत सारी बातों में जैसे है कि पहले विश्व युद्ध, सत्याग्रह का विचार, रॉलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन आदि, इसके साथ भारत में राष्ट्रवाद की बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो जैसा कि बताया गया कि भारत में राष्ट्रवाद के बारे में बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत की स्थिति क्या रही है, सत्याग्रह का विचार क्या रहा है, महात्मा गांधी इसमें किस प्रकार योगदान दिए हैं, रॉलेट एक्ट क्या था, असहयोग आंदोलन क्या था, या सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन क्या था। इसी के तहत जो है दांडी मार्च भी किया गया, नमक तोड़ो कानून जो है चलाया गया। ये सभी जो है राष्ट्रवाद की भावनाओं से प्रेरित थी। अब देखते हैं कि राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है। राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जो उन लोगों द्वारा व्यक्त की जाती है जो ये मानते हैं कि उनका राष्ट्र अन्य सभी से श्रेष्ठ है। जैसा कि बताया गया है कि राष्ट्रवाद केवल एक विचारधारा है जो उन लोगों द्वारा व्यक्त की जाती है जो ये मानते हैं कि पूरे विश्व में उनका राष्ट्र जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ है, चाहे वह संस्कृति के मामले में हो, चाहे वह धार्मिक मामले में हो, चाहे ऐतिहासिक कार्यों से हो। श्रेष्ठता की ये भावनाएँ अक्सर समान जातीयता, भाषा, धर्म, संस्कृति या फिर सामाजिक मूल्यों पर आधारित होती हैं। तो राष्ट्रवाद कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे जातीयता के आधार पर, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर या फिर सामाजिक मूल्यों पर किसी भी प्रकार से प्रेरित हो सकते हैं। राष्ट्रवाद कई प्रकार का होता है, जैसे कि जातीय राष्ट्रवाद, विस्तारवादी राष्ट्रवाद, संस्कृति राष्ट्रवाद, भाषा राष्ट्रवाद, धार्मिक राष्ट्रवाद, उत्तर औपनिवेशिक राष्ट्रवाद, नागरिक राष्ट्रवाद, उदार राष्ट्रवाद और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद या राष्ट्रीय रूढ़िवाद। ये सभी जो है राष्ट्रवाद के जो है प्रकार हैं। अब देखते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत। भारत में कई वर्षों से असंतोष चलते आ रहे थे। भारत जो है यानी कि बहुत पहले से ही, जब यूरोप में राष्ट्रवाद की भावनाएं प्रेरित हो रही थी, उस समय भारत में असंतोष व्याप्त थे। भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत 19वीं शताब्दी से शुरू हुई थी। दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। जैसे कि भारत के बाहर भी अन्य औपनिवेशिक जो सरकारें जहाँ पर स्थापित थी, वहाँ पर जो है राष्ट्रीय आंदोलन या फिर राष्ट्रवाद की भावनाएँ जिस प्रकार प्रेरित थी, उन्हीं से प्रेरित होकर के भारत में भी राष्ट्रवाद की भावनाएँ प्रेरित हुई। जैसे देशों के नाम जान लीजिए, तो जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, जहाँ गांधी जी ने देखा था अपनी आंखों से कि वहाँ पर नस्ल भेद के आधार पर किस प्रकार लोगों को प्रताड़ित किया जाता था। उसी आधार पर भारत में भी ये भावनाएं जागृत होने लगी। और भारत के पूर्वी देशों में भी, जहाँ पर भी ब्रिटिशर्स का शासन रहा है, वहाँ पर भी आंदोलन हुए थे, जिससे भारत की भी ये जो संपर्क है ना आंदोलन के, वो जुड़े हुए थे। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे। जब लोगों ने औपनिवेशिक शासक के खिलाफ जो है संघर्ष करने शुरू किए, उनसे पंगे लेने शुरू किए, तो लोग आपसी एकता को पहचानने लगे। यहाँ पर जो जातीयता थी, जातियों के आधार पर जो बटे हुए थे समाज, वह एकजुट होने लगे थे।
उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया। जब अंग्रेज़ों ने भारतीयों पर उत्पीड़न शुरू किया, दमन का चक्र चलाया, तो इन सभी के साझा भाव ने यहाँ के लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम किया। लेकिन हर वर्ग और समूह पर उपनिवेशवाद का असर एक जैसा नहीं था। उनके अनुभव भी अलग थे और स्वतंत्रता के मायने भी अलग थे। जैसा कि जब भारत में औपनिवेशिक सरकार स्थापित थी तो उस समय यहाँ पर हर एक क्षेत्र में उनका जो है शासन करने का तरीका अलग अलग था। इसलिए हर किसी का जो है राष्ट्रवाद के प्रति जो है उनकी सोच या समझ अलग अलग थी। उनके स्वतंत्रता के मायने अलग थे। जैसे कोई अगर बागानों में खेतों में काम करता है, बाउंड्री के अंदर रहता है, तो वो आज़ाद होना चाहते हैं। किसी को बोलने का अधिकार नहीं था तो वह स्वतंत्रता बोलने के लिए चाहता था। तो इस प्रकार जो है बहुत सारी जो है बातें भारत में व्याप्त थी। तो उसके आधार पर उनको जो है आज़ादी चाहिए थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया, परंतु इस एकता में टकराव के बिंदु भी नहीं थे। तो गांधी जी ने जब भारत में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया तो उस समय कांग्रेस के द्वारा जो है इन सभी समूहों को एकजुट किया गया, जिनकी सोच अलग थी, जिनकी समझ अलग थी, जिनको स्वतंत्रता के मायने अलग अलग थे। इनको एक सूत्र में बांधने का काम किया और एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया। परंतु कांग्रेस के अंदर भी इन आंदोलनों को लेकर के उनमें टकराव होने लगे। अब देखते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या हैं। यानी भारत में राष्ट्रवाद उदय हुआ तो क्या कारण है। एक कारण बनता है सन 1857 को भारत में राष्ट्रवाद के उदय का मुख्य कारण माना जाता है। इसे सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो सन 1857 में होता क्या है कि अंग्रेज़ जो है अपने सैनिकों को चर्बी लगे कारतूस दिया करते हैं, जिसको मुख से खोला जाता था। तो हुआ क्या कि सन 1857 में मंगल पांडे नामक एक व्यक्ति है जो एक ब्राह्मण था। तो उस सूअर की चर्बी से बना जो कारतूस था उसे दांत से खींचने से इनकार कर दिया, यानी कि विद्रोह कर दिया उसने। तो पहली जो क्रांति मानी जाती है 1857 को मानी जाती है। चलिए आगे देखते हैं कि लॉर्ड लिटन की नीतियाँ क्या थी उस समय। तो सन 1878 में लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया, जिसने भारतीय प्रेस की स्थानीय भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र प्रकाशित करने की क्षमता को प्रतिबंधित कर दिया और देसी प्रेस पर दंडात्मक कार्रवाई की गई। तो सन 1878 में लॉर्ड लिटन ने एक प्रेस लाया जिसका नाम है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसके तहत भारतीय जितने भी प्रेस थे, पेपर छापने वाली जो कारखाने थे, उन पे एक एक्ट लागू किया गया, जिससे कि अगर कोई भी भारतीय समाचार पत्र अंग्रेज़ों की बुराई करते हुए पकड़ा जाता है या फिर उनके बारे में कुछ गलत बातें छापता है तो उनके खिलाफ़ जो है दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, ये प्रतिबंध उस समय दिया गया। तो एक तो कारण ये बनता है। दूसरा है शस्त्र अधिनियम सन 1878, आर्म एक्ट 1878। भारतीय शस्त्र अधिनियम लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित एक अन्य प्रतिबंधात्मक जो है कानून था। तो इसमें क्या था कि कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के हथियार नहीं कर सकता था, या फिर सौदा या फिर हथियार रखता है तो उसे गैरकानूनी माना जाएगा। तो इस एक्ट के आने के साथ ही लोग जो है हथियार रखना जो है कम कर दिए, या फिर अंग्रेज़ों का एक डर था कि यदि कोई जो है बिना वैध जो है अगर हथियार रखता है तो वह अंग्रेज़ों के लिए घातक होगा, इसलिए इस एक्ट को लाया गया। जुर्माना या अधिकतम 7 साल की जेल या फिर दोनों में 3 साल का जुर्माना या फिर दोनों था। तो इस एक्ट के तहत लोगों को 7 साल की जेल हो सकती थी, या फिर उन पर जुर्माना भी लगाया सकता था, या फिर उनको जुर्माना और जेल दोनों हो सकता था। तो इस पर भी लोगों ने विरोध किया। नेक्स्ट है लॉर्ड रिपन की नीति। तो लॉर्ड रिपन एक अन्य जो है अंग्रेज़ हैं, ये वायसराय है। तो लॉर्ड रिपन की नीति क्या है कि इस वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान इल्बर्ट बिल 1883 लाया गया। इस बिल के द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों की सुनवाई करने का अधिकार प्रदान किया गया जिससे यूरोपीय नागरिक भी शामिल होते थे। तो जब इल्बर्ट बिल पास हुआ तो इसमें जो है भारतीय न्यायाधीशों को ये अधिकार दिया गया कि कोई भी यदि विदेशी नागरिक है, चाहे वह अंग्रेज़ हो या कोई और हो, उनके जो है मामले में सुनवाई करने के मामले में उनको छूट दी गई। परंतु इल्बर्ट बिल जो जब आया था तो लोगों ने इसका काफ़ी विरोध किया। गौरतलब है कि इससे पहले
यूरोपीय व्यक्तियों से संबंधित मामलों की सुनवाई केवल यूरोपीय न्यायाधीश ही करते थे। तो इस बिल के, इल्बर्ट बिल के पहले जो अंग्रेजी व्यक्ति थे, जो यूरोपीय व्यक्ति थे, उनकी सुनवाई केवल यूरोपीय न्यायाधीश ही करते थे। यही कारण था कि संपूर्ण यूरोपीय समुदाय ने इस बिल के विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया। वस्तुतः यूरोपीय लोगों ने इस आधार पर बिल का विरोध किया कि न्यायालय का कोई भी भारतीय सदस्य यूरोपीय अपराधियों के मामले की सुनवाई करने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो पूरे यूरोप में एक बात फैल गई कि जो भारतीय न्यायाधीश होते हैं उनकी जो है अलग सोच है, अलग जो है इनकी भाषा है, अलग जो है वेशभूषा है, इनकी संस्कृति अलग है। तो कोई भी भारतीय न्यायाधीश अंग्रेज़ों के खिलाफ़ या फिर अन्य यूरोपीय लोगों के खिलाफ़ जो है न्याय नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अयोग्य हैं। इस पे काफ़ी जो है लफड़ा हुआ, काफ़ी लोगों ने इसका विरोध किया। तो इस बिल को वापस ले लिया गया, जिसको कहते हैं इल्बर्ट बिल। ठीक है, इसे ही इल्बर्ट बिल विवाद कहा जाता है। इस बिल के अत्यधिक विरोध के चलते वायसराय ने इसे वापस ले लिया। सरकार की गलत नीतियाँ। तो इस सरकार की गलत नीतियाँ में क्या था? लॉर्ड रिपन के शासन में लोगों का अंग्रेजी सरकार या शासन के प्रति असंतोष की लहर पैदा हुई। सन 1887 में दिल्ली दरबार उस समय किया गया जब दक्षिण भारत में अकाल भूखमरी से लड़ रहा था। तो इस सरकार की जो गलत नीतियाँ थी कि सन 1887 में जब भारत के दक्षिण भाग में सूखा पड़ रहा था, अकाल पड़ रहे थे, लोग भूखमरी से मर रहे थे, उस समय जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इसका काफ़ी विरोध हुआ, लोगों ने इसका जो है काले झंडों से दिखा करके इसका विरोध किया, हड़तालें हुई, तमाम तरह की जो है उसमें प्रक्रियाएं चली। नेक्स्ट कारण बनता है लॉर्ड कर्जन की नीति। लॉर्ड कर्जन का प्रभाव जो है कलकत्ता में ज़्यादा रहा है, पश्चिम बंगाल में। तो कलकत्ता अधिनियम 1899, यह अधिनियम स्वशासन की अवधारणा के खिलाफ था, क्योंकि लोगों ने स्वशासन की मांग कर रहे थे, जिसके कारण से इसके खिलाफ इन्होंने जो है ये अधिनियम पारित किया, क्योंकि इससे निर्वाचित विधायिकाओं की संख्या को कम करते हुए मनोनीत विधायिकाओं की संख्या में वृद्धि की गई। तो इस एक्ट के तहत जो निर्वाचित विधायकों की संख्या कम कर दी गई थी, परंतु मनोनीत विधायकों की संख्या जो है बढ़ाई गई थी। इस प्रकार इस अधिनियम ने भारतीयों को सीधे विधायिका में निर्वाचित होने से वंचित कर दिया। इस अधिनियम ने अप्रत्यक्ष रूप से विधायिका की स्थिति को एंग्लो इंडियन हाउस में बदल दिया। इस अधिनियम के असंतोष में कलकत्ता सहयोग के 28 सदस्यों ने अपना असंतोष दिखाने के लिए इस्तीफा दे दिया था। जो कलकत्ता अधिनियम 1899 है, इसमें जो है मनोनीत विधायकों की संख्या बढ़ाई गई, परंतु जो विधायिकाओं हैं उनकी संख्या घटा दी गई। इसके तहत इस अधिनियम के तहत अप्रत्यक्ष रूप से विधायिका की स्थिति में एंग्लो इंडियन हाउस में बदल दिया। मतलब कि इस एक्ट में एंग्लो इंडियन मतलब जो व्यक्ति अंग्रेज़ था, यूरोपीय था, उसमें इसमें जगह मिलने लगी, मनोनीत किया जाने लगा। ठीक है, तो इसके तहत जो है 28 सदस्यों ने अपना इस्तीफा दिया था। अब आगे देखते हैं कि शिक्षा से संबंधित नीतियाँ क्या रही हैं, एजुकेशन पॉलिसीज़ क्या रहा है। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया गया। तो 1904 में जो है शिक्षा नीति को लेकर के अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालय पर औपनिवेशिक सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण को बढ़ाना था। तो जब यह अधिनियम बनाया गया, शिक्षा अधिनियम, तो इसमें क्या था कि जो यूरोपीय सरकार है, औपनिवेशिक सरकार है, इसका नियंत्रण जो है कॉलेजों पर बढ़ाया गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश श्री गुरुदास बनर्जी ने, जो इस अधिनियम की सिफारिश करने वाली समिति के सदस्य भी थे, ने इस अधिनियम के खिलाफ रिपोर्ट में एक असहमति टिप्पणी प्रदान की। तो उसमें कलकत्ता के एक न्यायाधीश हैं उच्च न्यायालय के, जिनका नाम है गुरुदास बनर्जी, ने इस अधिनियम का विरोध किया कि शिक्षा के संबंधित जो है अंग्रेज़ों की जो है पॉलिसी रही है, उस पॉलिसी को जो है उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था। कि मानना था कि किसी भी विश्वविद्यालय में या कॉलेजों में औपनिवेशिक सरकार का दबदबा नहीं होना चाहिए। कई भारतीयों ने इस अधिनियम के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया, लेकिन सब बेकार हो गया। चलिए अब आगे आते हैं कि बंगाल विभाजन अधिनियम 1905, पार्टीशन ऑफ बंगाल एक्ट 1905। तो सन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने अविभाजित
बंगाल प्रेसिडेंसी के विभाजन की घोषणा कर दी। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन जो है अविभाजित बंगाल यानी कि बंगाल विभाजन नहीं था उस समय, उन्होंने कहा कि अब बंगाल का विभाजन होगा। यह निर्णय कर्जन द्वारा उठाए गए सबसे विवादास्पद कदमों में से एक माना जाता है, जो उसके कार्यकाल के दौरान लागू की गई सभी प्रतिक्रियावादी नीतियों में से एक था। तो लॉर्ड कर्जन ने जब कहा कि बंगाल का विभाजन होगा, तो यह सबसे ज़्यादा विवाद का कारण बना, क्योंकि वो चाहता था कि हिंदू मुस्लिम जो एकता है वह भंग हो जाए। उस समय बंगाल भारत का सबसे अधिक आबादी वाला प्रांत था, जिसमें लगभग 8 करोड़ लोग रहा करते थे। तो बंगाल को जो है उसने 2 भागों में बांटने का प्रयास किया, एक पूर्वी बंगाल, दूसरा है पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में जो हिंदू मुसलमान की जो संख्या रही है, हिंदू 2 और मुस्लिम 3, यानी 2:3 का रेशियो में उस समय पूर्वी बंगाल की जनसंख्या थी, परंतु पश्चिमी बंगाल में हिंदू ज़्यादा थे। तो बंगाल प्रांत में वर्तमान का बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम और बांग्लादेश के कुछ हिस्से भी शामिल थे, यानी बहुत बड़ा प्रांत उसमें हुआ करता था। जुलाई सन 1905 में कर्जन ने घोषणा की कि अविभाजित बंगाल प्रेसिडेंसी का विभाजन किया जाएगा। लगभग 1 करोड़ लोगों के साथ पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नए प्रांत की घोषणा कर दी गई। उसने कहा कि 8 करोड़ लोग हैं, तो 1 करोड़ जनसंख्या लगभग जो है पूर्वी बंगाल खल जाएगी, जिसमें पूर्वी बंगाल में जो असम है इसके साथ 1 करोड़ जनसंख्या उस साइड रहेगी, यानी पूर्वी बंगाल में रहेगी। विभाजन करने का प्रावधान किया। इस प्रांत में मुस्लिम हिंदू अनुपात 3:2 था, यानी कि मुस्लिम 3 थे और हिंदू 2 थे, जबकि पश्चिम बंगाल में हिंदू आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा रहा करता था। सन 1905 में बंगाल विभाजन, जिसका उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना था, लागू कर दिया गया। तो यह भी एक कारण बनता है। भारत में राष्ट्रवाद का कारण जो है बंगाल विभाजन भी माना जाता है, जो 1905 में हुआ था। आगे आते हैं लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम जेम्स एंड्रयू रामसे था, जिन्होंने सन 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था। इस अवधि के दौरान दूसरा आंग्ल सिख युद्ध सन 1849 में लड़ा गया, जिसमें सिखों को फिर से पराजित किया गया और लॉर्ड डलहौजी पूरे पंजाब को ब्रिटिश प्रशासन में मिलाने में सफल रहा। तो सन 1849 में सिख और अंग्रेज़ों के बीच में जो है एक युद्ध हुआ, जिसमें सिख पराजित हो गए और पूरे पंजाब को ब्रिटिश शासन में सम्मिलित कर लिया गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी चूक का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अंतर्गत ऐसे राजा जिनके पास पुत्र नहीं हैं, उनका जो है सीधे तौर पर अंग्रेजी सरकार में शामिल कर लिया जाता था, जिसके तहत सतारा, झांसी, नागपुर और अवध सहित कई राज्यों को व्यपरक जो है सिद्धांत से जोड़ लिया गया। यानी कि जिनके पास पुत्र नहीं थे, जिस राज्य को जो है संचालित करने के लिए कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो वह राज्य किसी भी व्यक्ति को गोद नहीं ले सकता था। इसके तहत जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के सिद्धांत के अनुसार उनको जो है अंग्रेजी शासन में विलय कर लिया गया। उसके कार्यकाल के दौरान बॉम्बे और ठाणे के बीच पहली रेलवे लाइन सन 1853 में शुरू की गई और उसी वर्ष कलकत्ता और आगरा को टेलीग्राफ द्वारा जोड़ा गया था। तो सन 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में जो है रेलवे लाइन बिछाई गई और कलकत्ता और आगरा के बीच जो है टेलीग्राफ को जोड़ा गया था। तो यह रहा जो है लॉर्ड डलहौजी के समय में महत्वपूर्ण कार्य, रेलवे का संचालन और टेलीग्राफ द्वारा जो है कलकत्ता को आगरा से जोड़ना। उसके अन्य सुधारों में PWD की स्थापना और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम सन 1856 का मसौदा तैयार करना था। तो लॉर्ड डलहौजी के समय में ही PWD की स्थापना होती है, विधवा का पुनर्विवाह नामक जो है अधिनियम तैयार किया जाता है। यह उसके मुख्य कार्य थे। आर्थिक कारण देखते हैं कि आर्थिक कारण के तहत जो है भारत में राष्ट्रवाद की भावना क्यों जागृत की गई। भारत में कच्चे माल का निर्यात, तो एक कारण बनता है कि जैसे जैसे जो है अंग्रेजी शासन जो है बढ़ रहा था, वैसे वैसे जो है इंग्लैंड में जो सस्ते सामान बन रहे थे वह भारत में अधिक मात्रा में डंप किए जा रहे थे, जिसके कारण से भारतीय निर्यात कम होता जा रहा था। भारत में निर्मित वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध एवं आयातित वस्तुओं पर आयात कर हटाया गया। तो अंग्रेज़ों ने देखा कि भारत में यदि हमें अधिक मात्रा में व्यापार करना है तो निर्यात पर जो है प्रतिबंध लगा दिया जाए और आयातित वस्तुओं के जो कर हैं उसको कम कर दिया जाए। और आगे है कृषि एवं कुटीर उद्योगों का विनाश हो गया, जिसके कारण से कृषि और कुटीर उद्योग का विनाश हो गया,
जो लोग जो खेती बाड़ी के माध्यम से कच्चे माल तैयार करते थे, जब उनके जो सामान बने हुए विदेशों में नहीं बिक सकते थे, जिसके कारण से उनका विनाश होने लगा। धन के निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। तो दादा भाई नौरोजी ने देखा कि जो अंग्रेज़ हैं वह भारत से पैसे कैसे ले जा रहे हैं। उन्होंने भारतीयों से कच्चे माल सस्ते दामों पर खरीदा और उन्हीं को जो है वस्तुओं का निर्माण करके भारत में ऊंचे दाम पर बेचना शुरू किया, जिससे कि भारत जो है कमज़ोर होने लगा आर्थिक रूप से। आगे देखते हैं कि आर्थिक नीतियाँ क्या रही हैं। ब्रिटिश का पैसा इंग्लैंड के लिए जाने लगा। ईडी वाचा के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था इस तरह से चरमा गई कि 4 करोड़ भारतीय दिन में एक बार खाना खाकर संतोष छोड़ते थे। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन के सिद्धांत को समझाकर लोगों को अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा शोषण के बारे में जागृत किया। तो आर्थिक नीतियों में ये कहा गया कि जब ब्रिटिश का पैसा जो है इंग्लैंड जाने लगा, तो ईडी वाचा ने कहा कि उस समय जिस समय आर्थिक मंदी का दौर चालू हुआ सन 1926 के आसपास, तो भारतीयों का अधिकांश पैसा जो है ब्रिटेन जाने लगा। इससे क्या होगा, लगभग जो है दिन में 4 करोड़ लोग जो है एक ही टाइप का भोजन पाने लगे। इससे भी कम जो है उनको जो है गुजारा करना पड़ रहा था। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन सिद्धांत को उन्होंने बताया कि किस प्रकार अंग्रेजी हुकूमत हमसे पैसा ऐड करके विदेश भेज रही है। तो उन्होंने कहा कि भारतीय जो है अपने पैसे अपने लोगों पर खर्च करें, अपने लोगों को सामान खरीदें, जिससे कि हमारी जो है आर्थिक सहायता हो सके। नेक्स्ट है सामाजिक कारण। सामाजिक कारणों में सामाजिक कारण के कारण जब है भारत में राष्ट्रवाद का भावना उत्प्रेरित हुआ, जिसमें था प्रजातीय भेदभाव की नीति। तो जितने भी जातियां हैं, जिनमें उपजातियां भी हैं, इनमें आपसी भेदभाव की भी भावना उस समय थी, जो एक राष्ट्रीयता की भावना को प्रेरित करने के काफ़ी थी। सरकारी सेवाओं में पक्षपातपूर्ण नीति। अंग्रेज़ों ने जो है सरकारी सेवाओं के रूप में कुछ विशेष जातियों को ही उन्होंने आगे किया, बाकी सभी लोगों को उन्होंने नकार दिया था। तो यह भी कारण बनता है भारत में राष्ट्रवाद के उदय का। धार्मिक कारण क्या थे? सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। ब्रह्म समाज सन 1828 में राजा राम मोहन द्वारा शुरू किया गया था। इन्होंने भी भारत में जो है एक तरह से लोगों को समझाने में या लोगों को प्रेरित करने का योगदान किया। आर्य समाज, इसकी जो स्थापना सन 1875 में होती है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया था, वेदों की लौटो। इन्होंने काफ़ी प्रयास किए। सन 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रयास किया गया था। यह भी एक समाज सुधार के रूप में आता है। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी सन 1884 द्वारा धर्म ग्रंथों का अनुवाद करवाया। ये सभी जो है भारत में राष्ट्रवाद के धार्मिक कारण थे। अब देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, यानी प्रथम विश्व के कारण और परिणाम के साथ भारत के अंतर संबंध क्या थे। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है सन 1914 में शुरू होता है और 1918 में जो है समाप्त होता है। इसमें 2 गुट बन गए थे। पहला गुट का नाम था मित्र राष्ट्र, दूसरा का था केंद्रीय शक्ति है। मित्र राष्ट्र में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस एक साथ थे। केंद्रीय शक्ति में जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया और हंगरी एक साथ लड़ रहे थे। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत की स्थिति क्या रही है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं। सन 1915 और 1917 के बीच एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना होती है, यानी कि आंदोलन किए जाते हैं। तो 1915 और 17 के बीच में 2 लोग, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। युद्ध के बाद भारत में अंग्रेज़ों द्वारा जिम्मेदार सरकार का आश्वासन दिया गया। जब युद्ध शुरू यानी चल रहा था, तो अंग्रेज़ सरकार भारतीयों से ये आश्वासन दिया कि अंग्रेज़ सरकार आपके लिए कुछ करेगी, ये आश्वासन दिया गया। सबसे पहली बात यह है कि विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों ने भारतीयों से बहुत सारे वादे किए कि आप हमें सहायता कीजिए सैनिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, और इसके कारण से एक नई जो है आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा हो गई। और इसके कारण जो है रक्षा व्यय में भी काफ़ी इजाफा हुआ, यानी कि अंग्रेज़ों ने रक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे पैसे खर्चा किए। उस समय महंगाई अपने चरम सीमा पर पहुँच गई थी। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि कर दी गई। लोगों यानी अंग्रेज़ों ने कहा कि युद्ध जारी है, तो उन्होंने क्या किया कि सामानों पर कर बढ़ा दिए।
सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू किया गया। लोगों से कर वसूलना और सीमा शुल्क को बढ़ा दिया गया, जिससे कि लोगों को और परेशानियां होने लगी और भी कर देने लगे। लोग जो है आर्थिक तंगी से बेहाल हो गए थे। युद्ध के दौरान कीमतें तेज़ी से बढ़ रही थी। सन 1913 से लेकर के 1918 के बीच कीमतें लगभग दोगुनी हो गई थी, जिससे आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई। मजदूर, दस्तकार और किसान इससे काफ़ी प्रभावित हुए और आयात रुक गया था। उस समय जो है आयात जो है रुक गया था। फलतः भारतीय उद्योग फले फूले एवं उद्योगपति वर्ग का जन्म हुआ। उस समय जब आयात रुका तो लोगों ने बहुत सारे आंदोलन किए, जिससे कि भारतीय द्वारा आयात मतलब कि उत्पादित वस्तुओं को लोगों ने उपयोग करना शुरू किया, जिससे कि भारत का पैसा भारत में ही रहे। और इसी को लेकर दादा भाई नौरोजी ने भी आर्थिक स्थिति के बारे में लोगों को समझाया था। राष्ट्रवादी भावना के प्रवाह के बावजूद उपनिवेशों पर कठोर नियंत्रण का प्रयास किया गया। तो यहाँ पर जब राष्ट्रवादी भावनाएं काफ़ी मात्रा में जो प्रभावित हो रही थी, लोग राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ रहे थे, तो उस समय उपनिवेशों द्वारा भारतीयों पर कठोर जो है नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। लोगों को प्रताड़ित किया गया, लोगों को कैद किया गया, उनको मारा गया। गाँव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा व्याप्त हो गया। तो जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय भारतीय गाँव में अंग्रेज़ों ने जा करके लोगों को ज़बरदस्ती भर्ती करके विदेशों में भेजना शुरू किया, जिससे कि उस गांव वालों में एक जो है जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ़ जो है काफ़ी गुस्सा व्याप्त हुआ, क्योंकि उनके लड़कों को पकड़ करके विदेशों में भेजना, वहाँ पर जो है बिना कारण वो युद्ध करने के लिए भेज देना। क्योंकि उस समय राष्ट्रीय की भावना बहुत कम प्रेरित थी, तो लोगों ने एकजुट होना शुरू कर दिया था। सन 1918 और 19 में और सन 1920 और 21 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव हो गया। उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई। तो एक कारण और बनता है कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था सन 1918 से लेकर के 19 के बीच, और 1920 से लेकर 21 के बीच में काफ़ी जगहों पर जो है फ्लू नामक बीमारी फैल गई थी और काफ़ी फसलें बर्बाद हो गई थी, जिसके कारण से लोगों में महामारी की स्थिति पैदा हो गई थी। सन 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण लगभग 120 से 130 लाख लोग मारे गए, यानी कि लगभग 1.25 करोड़ लोग मारे गए। लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो अंग्रेज़ सरकार ने भारतीयों से वादे किए थे उससे मुकर गई। लोगों की मुसीबतें और बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने टैक्स देना जारी रखा और जो है उनके पास कुछ बचा नहीं था। इसी समय एक नया नेता सामने आया, आप जानते हैं, और उसने संघर्ष का एक नया ढंग, एक नया तरीका पेश किया। तो उनका नाम है महात्मा गांधी। भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का उत्कर्ष, उस समय जो है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया सन 1917 के आसपास, और यह 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत लौट आए थे। तो एक नए नेता का जो है भारत में पदार्पण होता है। प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियों ने भारत में गांधीवादी आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि का निर्माण किया था। तो गांधी जी ने भारतीय आंदोलन को एक नया आयाम दिया। लोगों को अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए इनको जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ़ जो है इन्होंने मोर्चा लिया, और बहुत पूरे भारत में इन्होंने एक आंदोलन की नई लहर पैदा की। तो बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगले टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए जितने भी सत्याग्रह आंदोलन हैं, असहयोग आंदोलन है, दांडी मार्च है, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन है, इन सबको हम अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।